बीए पार्ट ऑनर्स फर्स्ट के बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक परिचय बताया था मानव भूगोल का। अब बात करते हैं हम मानव भूगोल की परिभाषा की, और इसमें सबसे पहले परिभाषाओं में हम 3 बात करते हैं कि अनुकूलन, रूपांतरण और समायोजन। तो अनुकूलन कौन सी क्रिया है? अनुकूलन वह क्रिया है जिसमें मनुष्य भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूल कर अपने आप को ढाल लेता है। रूपांतरण, जिसमें वो अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति या पर्यावरण में परिवर्तन करके उसे अपने अनुसार बनाता है, जैसे पहाड़ों को तोड़कर मार्ग बनाना, समतल भूमि बनाकर उद्योगों की स्थापना करना इत्यादि। और समायोजन वह जिसमें मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालकर अपनी क्षमता के अनुसार क्रियाएं करता है, यानी ना ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और ना ही स्वयं प्रकृति का दास बनता है। समायोजन की स्थिति में प्रकृति के साथ समायोजन करते हुए अपने अधिक से अधिक विकास की अवधारणा को लेता है। अब इन तीनों तथ्यों को लेते हुए, यानी अनुकूलन, रूपांतरण और समायोजन, इन तीनों तथ्यों को लेते हुए कुछ विद्वानों ने मानव भूगोल की व्याख्या की है और इसके अर्थ को भी परिभाषित किया है। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है मानव भूगोल की परिभाषा में विश्व प्रख्यात फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था विडाल डी ला ब्लाश, और विडाल डी ला ब्लाश ने मानव भूगोल को निम्न शब्दों में व्यक्त किया। Human geography is recent sprout from the trunk of geographical science, and it's offer a new conception of the interrelationship between earth and man, a conception resulting from more synthetic knowledge of the physical law governing our earth and of the relation between the living being with inhabited it। यानी मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार होता है। इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट रहता है। यानी मानव भूगोल में पृथ्वी और मानव के आपस के संबंधों को एक नया विचार दिया जाता है, और पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपस में किस प्रकार के संबंध हैं, इसका एक मिला जुला रूप हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। इसी प्रकार ब्लाश महोदय का मत है कि मानव भूगोल एक नवीन अध्ययन विषय है, किंतु नवीन होते हुए भी अत्यंत श्रेयकर है, यानी आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि यह वातावरण व मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण है, साधारण रूप से नहीं करता। यह वातावरण के उन सभी भौतिक नियमों को ध्यान में रखता है जिससे मानव का जीवन और उसके कार्यकलाप प्रभावित होते हैं। यानी मानव भूगोल पढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत लाभदायी है, क्योंकि
इसमें केवल मानव के और प्रकृति के संबंधों की बात नहीं करते हम लोग। इसके अतिरिक्त हम भौतिक नियम क्या हैं, यानी वातावरण हमको कहाँ कहाँ किस तरह के कठिनाइयाँ हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और उन कठिनाइयों से समायोजन करते हुए हम किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फ्रांस के एक जाने माने विद्वान थे जिनका नाम था ब्रून्स महोदय। इन्होंने भी कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी एनेबल अस दोज फैक्ट इन विच ह्यूमन एक्टिविटी एज ए पार्ट टू प्ले। वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं। हमारे भूतल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तत्वों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। यानी जितने भी दृश्य जिनमें हमारी क्रियाएं, मतलब चाहे वो औद्योगिक विकास हो, चाहे वो यातायात का विकास हो, परिवहन विकास हो, जितने भी विकास जिनमें मानव का काम दिखाई देता है, उन सबको वो सारे भूतल पर एक विशेष दृश्य के रूप में दिखाई देते हैं। और भौगोलिक तत्वों के अध्ययन को, इस तरह के जो भौगोलिक तत्व होते हैं ना, यानी हम आप एक औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एक खनिज प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के जो भौगोलिक तत्व होते हैं उनके अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आगे लिखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए लीम ऑफ कंप्रोमाइज बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन फोर्सेस। अर्थात मानव भूगोल में प्राकृतिक व मानव शक्तियों के आपसी संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो एक समझौता है, यानी कहीं भी मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर अपना विकास नहीं करता। मानव भूगोल ये कहता है कि मानव हमेशा प्रकृति के साथ समायोजन करके, एक समझौता करके अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने भी मानव भूगोल की परिभाषा भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में ही दी है। इन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्वालिटीज। अर्थात ये हंटिंगटन महोदय कहते हैं कि मानव भौगोलिक वातावरण और मानवीय कार्यों और गुणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भौगोलिक वातावरण के अनुकूल कार्य करता है और अपने गुणों से उसमें एक समायोजन बनाकर प्रकृति के साथ प्रकृति के गुण और स्वयं के गुणों को जोड़कर पारस्परिक संबंध जो बनाता है, उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। कुमारी सैम्पुल एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं जो कि नियतिवाद यानी मनुष्य प्रकृति का दास है, इस बात पर विश्वास करती थी और मनुष्य को प्रकृति का दास ही मानती थी। इन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यानी मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं कार्यशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी पृथ्वी को इन्होंने अस्थायी बताया है क्योंकि पृथ्वी में आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ हमेशा कार्य करती रहती हैं। यानी पृथ्वी जो है वो चेंज होती रहती है, भौतिक वातावरण चेंज होते रहते हैं, और मनुष्य कार्यशील है, वो प्रकृति के अनुसार उसके चेंजेस को देखते हुए अपने काम करता है और अपने संबंधों को परिवर्तित करता रहता है। इन्होंने मनुष्य तथा पृथ्वी के विभिन्न तत्वों को सदा परिवर्तनीय माना है।
अर्थात गत्यात्मक माना है, यानी ये संबंध समय के साथ बदलते रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन भूगोलवेत्ता हाइट तथा रेनर की मान्यता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज मैन adjust in and to the natural environment, the varied and peninsular ways in which he conform or adapt his life, either wholly or in part to physical and organic nature। अर्थात इनका मानना है कि भूगोल मुख्यतः मानव पारिस्थितिकी, जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि में मानव समाजों का अध्ययन किया जाता है। तो इन सारी परिभाषाओं के अतिरिक्त भी अनेक भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल की व्याख्या अपने अपने विचारों के अनुरूप की है, जिसमें कुछ प्रमुख थे डिकन्सन, पेट्स, फ्रिंजन, तिरवाथा, दिमांजिया। मानव तथा उनके कार्यों और पृथ्वी के धरातल पर क्रमबद्ध अध्ययन को ही मानने वाले ये सारे विद्वान थे। और इन सब विद्वानों ने ज़्यादातर जो परिभाषाएं दी उसमें मानव और उसके कार्यों को पृथ्वी से जुड़ा हुआ माना, पृथ्वी से नियंत्रित माना, अलग होकर कार्य करना नहीं माना। अतः इन सारी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मानव भूगोल मूल रूप से प्रकृति और मानव के क्रियाकलापों के अंतर संबंधों का अध्ययन है, यानी भौतिक वातावरण के साथ मनुष्य किस प्रकार से अपने कार्यों को करता है, उन दोनों के साथ जो अंतर संबंध दिखते हैं उनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। और ये अंतर संबंध जो हैं, ये क्रियाकलाप स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष, प्रदेश, देश आदि आधारों पर परिवर्तित रूप में दिखाई देते हैं। भौगोलिक वातावरण से प्रभावित और नियंत्रित होकर विभिन्न भिन्न रूप ग्रहण कर लेते हैं। यानी मनुष्य को आप यदि हम एक सिंपल डिवीज़न करें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जहाँ मनुष्य का निवास ज़्यादा है, तो हम 0 डिग्री से यदि 23 डिग्री जहाँ कर्क और मकर रेखाएं दोनों गोलार्धों में है, तो 0 डिग्री से 23 डिग्री कर्क रेखा तक की बात करें तो वहाँ पर मानव का प्रकृति के साथ जो समायोजन है वो अलग तरह का दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रीष्मकाल बहुत लंबा, शीतकाल होता ही नहीं है वहाँ पर, और वर्षा ऋतु, 2 ही चीज़ें वहाँ चलती हैं। और 0 डिग्री पर तो ऋतु परिवर्तन है ही नहीं, तो वहाँ पर मनुष्यों का प्रकृति के साथ समायोजन अलग तरीके का दिखाई देगा। फिर जैसे ही हम 23.5 डिग्री से ऊपर यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों में एक अच्छी खासी लंबी शीत ऋतु भी मिलेगी, एक लंबी ग्रीष्म ऋतु भी मिलेगी, एक वर्षा ऋतु काल भी होगा। यानी साल 4-4 महीनों के आधार पर बांटा जाता है, और इन 4-4 महीनों में 4 महीने गर्मी पड़ती है, 4 महीने वर्षा होती है, 4 महीने आपकी सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पर मनुष्य का जो भौतिक वातावरण के साथ संबंध है वो अलग तरह का दिखाई देगा, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है मनुष्य के भी सारे रहन सहन, खान पान, उसकी सब चीज़ों में परिवर्तन आता है। फिर जब हम जाएंगे 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की ओर, तो वो सारे ध्रुवीय प्रदेश आ जाते हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है। ग्रीष्मकाल तो बहुत छोटा, या कुछ एरियाज़ में बिल्कुल ग्रीष्मकाल नहीं होता। जैसे 0 डिग्री पे शीतकाल नहीं होता, वैसे ही 90 डिग्री पर ग्रीष्मकाल नहीं होता। तो वहाँ पर मनुष्य की दिनचर्या बिल्कुल अलग होती है।
प्रकृति के साथ उसका जो समायोजन है उसका स्वरूप भी अलग ही दिखाई देता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि क्षेत्र, प्रदेश, देश, स्थान विशेष के आधार पर मनुष्य का भौतिक वातावरण के साथ जो संबंध होता है वो बदलता है और अलग अलग रूप में दिखाई देता है, और इन संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को मानव भूगोल की परिभाषाएं समझ आ गई होगी, और मानव भूगोल में क्या अध्ययन करेंगे इस बात को भी मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मानव भूगोल का क्षेत्र पढ़ेंगे। क्षेत्र में हम मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत हम क्या क्या सम्मिलित करेंगे, इन सब बारों में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।